जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रस्तोगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे संविधान की अनुसूचियां। तो संविधान की अनुसूचियों की बात करेंगे जो यह एग्जामों में मुख्य रूप से क्या करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। तो अब थोड़ी से देख लेते हैं कि जो भारत की अनुसूचियाँ थी, जब भारत का संविधान बनाया गया था तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थी और धीरे धीरे संविधान संशोधन करते 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 वर्तमान में 12 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया है। तो अब बात करते हैं पहली अनुसूची के अंतर्गत। अब पहली अनुसूची की बात करते हैं तो दिया क्या है कि पहली अनुसूची के अंतर्गत राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। पहली अनुसूची के अंदर राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया है, उल्लेख किया गया है। कि उल्लेख का मतलब है कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। और दूसरी अनुसूची के अंतर्गत पदाधिकारियों का वेतन और भत्तों से जुड़े प्रावधान किया गया है। दूसरी अनुसूची के अंतर्गत बात करते हैं। दूसरी अनुसूची में क्या किया गया है, पदाधिकारियों का वेतन होगा, भत्ते होंगे और पेंशन से जुड़ी प्रावधान के बारे में बात किया गया है। इतने ध्यान दीजिए, पहले में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है और दूसरी अनुसूची के अंतर्गत वेतन और भत्तों का प्रावधान या उल्लेख किया गया है। ठीक है ना। अब तीसरी अनुसूची की बात करते, तीसरी अनुसूची में क्या किया है कि तीसरी अनुसूची के अंतर्गत क्या दिया गया है, और तीसरी अनुसूची के अंतर्गत दिया है कि पदाधिकारियों तथा और उसके प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथ। क्या किया है, मतलब इतना ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे जो अधिकारी होंगे उनको शपथ दिलाने का प्रावधान तीसरी अनुसूची के अंतर्गत बताया गया है। पहली अनुसूची के अंतर्गत बताया गया राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख होगा और दूसरी अनुसूची के अंतर्गत होगा पदाधिकारियों का वेतन होंगे और भत्ते होंगे, उसका पेंशन से जुड़े प्रावधान होंगे। और तीसरी अनुसूची के अंतर्गत यह होगा जो अधिकारी होंगे उनको शपथ दिलाने का प्रावधान तीसरी अनुसूची में बताया गया। जैसे में लिखा है कि पदाधिकारियों तथा प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथ। ना समझ आइएगा कि तीसरी अनुसूची में जितने भी हमारे अधिकारी होंगे उनको तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ दिलाने का प्रावधान तीसरी अनुसूची में लाया गया है। और चौथे अनुसूची के अंतर्गत यह बताया गया है, चौथे अनुसूची के अंतर्गत यह बताया गया है राज्यों हो गया, राज्यों और संघ, मतलब राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। मतलब ये देखा जाए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन का प्रावधान चौथी अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। क्या दिया गया, राज्यसभा के स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची के अंतर्गत लाया गया है। तो हमने यहाँ थोड़ा रिपीट कर लीजिएगा। पहली अनुसूचियों के अंदर क्या गया, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। यह बताया गया कि भारत में कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, यह पहली अनुसूची में यह बताया गया। और दूसरी अनुसूची की बात करते हैं हम, पदाधिकारियों का वेतन होगा, भत्ते होंगे और पेंशन से जुड़े प्रावधान के बारे में दूसरी अनुसूची में बताया गया है। और तीसरी अनुसूची में यह बताया गया है कि शपथ, मतलब जितने पदाधिकारी होंगे, अधिकारी होंगे उनको शपथ दिलाने का प्रावधान तीसरी अनुसूची में होगा। और चौथी अनुसूची में यह बताया गया राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, मतलब राज्यसभा के स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में प्रावधान है। अब बात करते हैं पाँचवीं अनुसूची की बात करते हैं। तो पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत यह बताया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख है। मतलब बात किया जाए कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख है। पाँचवीं अनुसूची के अंदर यह बताया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत यह बताया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख पाँचवीं अनुसूची में दिया गया है। और छठवीं अनुसूची में यह बताया गया है कि छठवीं अनुसूची में असम हो गया, मेघालय हो गया,
त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियों क्षेत्रों का उल्लेख है। मतलब 6वीं अनुसूची में क्या होगा कि पश्चिमी में यह बताया गया कि अनुसूचित क्षेत्र जो क्षेत्र है और जो अनुसूचित जनजाति है उसको 5वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। और 6वीं अनुसूची के अंदर यह बताया गया जो असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम के जो जनजाति होंगे उन क्षेत्रों का उल्लेख 6वीं अनुसूची में रखा गया है। 5वीं में और 6वीं में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है। और 6वीं अनुसूची में जो क्षेत्र होंगे और जनजाति होंगे मुख्य रूप से कौन कौन राज्य होंगे, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम। इन जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख 6वीं अनुसूची के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। तो अब आए समझ में, तो अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। और 7वीं अनुसूची में यह बताया गया है केंद्र और राज्य, मतलब 7वीं अनुसूची के अंदर बताया गया है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। मतलब ये बताया गया कि 7वीं अनुसूची में जो केंद्र होंगे और राज्य होंगे, जो उनके बीच जो शक्ति होंगे उनके बीच में क्या बताया कि बंटवारा कर दिया गया है। किसमें? 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के जो शक्ति होंगे उनमें क्या कर दिया है, बंटवारा कर दिया गया है। तो बंटवारा करने का प्रावधान यह है कि जो बंटवारा किया गया है तो कितने भागों में बंटवारा किया? 3 भागों में बंटवारा किया गया। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और समवर्ती सूची। कितने भागों में बांटा गया कि 3 भागों में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में 3 भागों में बांटा गया है। तो जो संघ सूची है, संघ सूची पे जो संघ सूची का जो मुख्य होगा वो क्या होगा, वो संसद होगा। क्या होगा? ये संसद होगा। जो संसद है संघ सूची पे कानून बनाएगा। और राज्य सूची के अंतर्गत यह कौन बनाएगा? विधानमंडल। क्या होगा? विधानमंडल राज्य सूची के अंदर बनाएगा। और बात की समवर्ती सूची की बात करते हैं तो यह संसद और विधानमंडल दोनों मिलकर समवर्ती सूची पर कानून क्या बनाएंगे। तो जो 7वीं अनुसूची की बात करते हैं तो कभी हम 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जितने संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची पे एक दिन कभी इसका अलग वीडियो बनाएंगे। तो बस इतना यहाँ देख लीजिएगा। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का क्या कर दिया गया है? बंटवारा। तो ये 3 बंटवारा किए गए। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के 3 भागों में क्या कर दिया गया? बांटा गया है। तो संघ सूची है वो मुख्य संसद होगा। संसद जो संघ सूची पर कानून बनाएगा। और राज्य सूची पर कौन बनाएगा? विधानमंडल। कौन बनाएगा? विधानमंडल। कौन बनाएगा? विधानमंडल। राज्य सूची के अंदर जितने कानून बनाएंगे राज्य सूची पे, और समवर्ती सूची की बात के संसद और विधानमंडल दोनों मिलकर के समवर्ती सूची पर कानून बनाएंगे। ठीक है ना, इतना हो गया। अब बात करते हैं 7वीं अनुसूची। तो हो गया केंद्र राज्यों का बीच में बंटवारा कर दिया गया 7वीं अनुसूची में। और 8वीं अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 8वीं अनुसूची में 8वीं संविधान द्वारा जो 8वीं सूची में इतना ध्यान दीजिए, 8वीं सूची में इतना ध्यान दीजिए, 8वीं सूची में भाषाओं का उल्लेख, किसका उल्लेख है? भाषाओं का क्या है? उल्लेख है। 8वीं सूची में बात करते हैं तो 8वीं सूची की बात करते हैं, संविधान द्वारा मान्यता जो प्राप्त है भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं सूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जब मूल संविधान था उस समय कितने, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में संविधान संशोधन करते करते इस समय 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितने? 22 भाषाओं का उल्लेख है। और 8वीं अनुसूची की बात करते हैं, 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो यह भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और मूल रूप से संविधान बनाया गया था उस समय 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना। अब थोड़ी सी देख लीजिएगा 92 संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। पहला कौन था? बोडो था। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, 4 भाषाओं को 92 संविधान संशोधन 2003 में क्या गया? जोड़ा गया था। ठीक है। अब तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 9वीं अनुसूची जो है संपत्ति का अधिकार का प्रावधान है। संपत्ति अधिकार का प्रावधान का मतलब ये है, संपत्ति का अधिकार क्या है? प्रावधान किया गया है। तो संपत्ति का अधिकार का प्रावधान या संपत्ति
संपत्ति का अधिकार का प्रावधान है या भूमि सुधार, जो भूमि सुधार है को शामिल भी किया गया है। संपत्ति का अधिकार को शामिल किया है, भूमि सुधार को भी शामिल किया। बात करते जब भारत का जो संविधान 1950 ईस्वी में जब बन के पूर्व से तैयार हो गया था और लागू भी हो गया था ना, उसके एक साल बाद 1951 ईस्वी में भारत का पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था, जो 9वीं अनुसूची में क्या जोड़ी गई थी। जब भारत का संविधान जब पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में जब किया गया था तो 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। जो शामिल किया गया था वो संपत्ति के अधिकार पे और भूमि सुधार को शामिल किया गया था। जो वास्तव में जो 9वीं अनुसूची एक ऐसी अनुसूची बनाया गया है जिसके रखे गए विषयों पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे में जमींदारी जो प्रथा पहले लागू हुई थी, अब जमींदारी प्रथा को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। तो इसी प्रकार से जो 9वीं अनुसूची की बात करते हैं, जो भूमि सुधार को शामिल किया गया या संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया है। तो जो बात करते हैं, जो थोड़ी सब देख लीजिएगा, जो संविधान संशोधन होते हैं ना, संविधान संशोधन 2 होते हैं, वो संविधान संशोधन 2 दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यह स्रोत जो है दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। और जो संविधान संशोधन जो प्रावधान है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किए जाते हैं। जो यह संविधान संशोधन होता है ना, वो संसद के द्वारा ही किया जाता है। इतना आ गया समझ में। तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। नौवीं हो गया और 10वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। अब 10वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान किया गया है। किसका? दल बदल का प्रावधान किया गया है। दल बदल का प्रावधान का मतलब हो गया 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल का प्रावधान किया गया। और 9वीं अनुसूची में यह था कि जो भूमि सुधार को शामिल किया गया था और संपत्ति का अधिकार को भी 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल का प्रावधान किया गया। तो ये जो दो दल बदल जो अनुसूची है ना, ये कब शामिल किया गया था? 92 संविधान, मतलब कौन सा? 92 संविधान संशोधन 1985 कब? 1985 ईस्वी में 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। दल बदल का जो प्रावधान है वह कब शामिल किया गया था? 52 संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में दल बदल का प्रावधान 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और जो नौवीं अनुसूची है, भारत का जब नौवीं अनुसूची है ना, वह भारत का जो पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 ईस्वी में, वह 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और 10वीं अनुसूची 92 संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में दल बदल का 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची की बात करते हैं। जो 11वां अनुसूची है वह पंचायतों को शक्ति का प्रावधान, मतलब बात करते हैं 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्ति का उल्लेख है। मतलब 11वीं अनुसूची जो है पंचायतों की शक्तियों का उल्लेख है। जो ग्रामों में जो पंचायत होते हैं ना, वह 11वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया था। जो पंचायतों की शक्तियाँ जो होंगी वह जो होंगी 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। जो यह बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में जोड़ा गया था। जो पंचायत है ना, पंचायतों को जो शक्ति होंगी ना, वो कब शामिल किया गया था? वह 73वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में 11वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब बात करते हैं 12वीं अनुसूची। जो 12वीं अनुसूची है ना, 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिकाओं का शक्तियों का उल्लेख है। अब 11वीं में क्या है ना, 11वीं में क्या है कि 11वीं गांव के बारे में उल्लेख है और 12वीं अनुसूची में शहरों के बारे में क्या है? उल्लेख है। 12वीं अनुसूची में शहरों के बारे में उल्लेख है, अर्थात नगर पालिकाओं की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। जो यह है 74वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची क्या थी? 73 संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में जोड़ा गया था। और जो अब बात करते हैं जो 74वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में वो 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। जो 1992 ईस्वी में ग्राम जो नगर पंचायतों की शक्ति को भी जोड़ा गया था। 1992 ईस्वी में नगर पालिकाओं की शक्ति को जोड़ा गया था। बस क्या है कि 11वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में बताया गया है और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं या शहरों के बारे में उल्लेख किया गया है।
तो अब बात करते हैं, अब थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। अब रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में क्या दिया है, सॉरी मतलब देख लीजिएगा रिवीजन में क्या दिया है। पहली मतलब भारत की मतलब कि पहली अनुसूची के अंतर्गत बताया गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। और दूसरी अनुसूची के अंदर यह बताया गया है कि जब पदाधिकारियों का वेतन होगा, पदाधिकारियों क्या होगा, वेतन होंगे। और तीसरी अनुसूची के बाद शपथ, अगर वेतन दिया जाएगा तो शपथ दिलाया जाएगा और शपथ दिलाया जाएगा। और चौथी अनुसूची की बात करते हैं, राज्यसभाओं का स्थानों का आवंटन किया गया है। और पाँचवीं अनुसूची की बात करते हैं, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किया गया है। और छठवीं अनुसूची में यह बताया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन जनजातियों का मुख्य रूप से क्या है, उल्लेख किया गया है। और सातवीं अनुसूची में यह बताया गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का जो शक्ति होंगे उसको बंटवारा कर दिया गया है। बंटवारा करने पर 3 भागों में बटा। पहला संघ, उसके बाद राज्य, उसके बाद समवर्ती सूची, मतलब कि तीन में बांटा गया था। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में 7वीं अनुसूची को मतलब बांटा गया था। उसके बाद 8वीं अनुसूची में बात करते हैं तो यह भाषाओं का उल्लेख है। कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 8वीं अनुसूची में किया गया है। जब भारत का संविधान बनाया गया था तो उस समय जो भाषाएं थी 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में संविधान संशोधन करते करते इस समय कितने भाषाएं, 22 भाषाओं का उल्लेख है। उसके बाद 9वीं अनुसूची में यह बताया गया है कि 9वीं अनुसूची में संपत्ति का अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। और यहाँ थोड़ी सी बात करते हैं भूमि सुधार है उनके बारे में भी बात किया गया है कि ये किस 9वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिकार के बारे में और भूमि सुधारों के बारे में चर्चा किया है। जो 9वीं अनुसूची है ना, जो 9वीं अनुसूची है ये न्यायालय होते हैं ना, या न्यायालय में कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। उसके बाद 10वीं अनुसूची की बात करते हैं कि 10वीं अनुसूची में 52 संविधान 1985 ईस्वी में दल बदल का प्रावधान। 10वीं का मतलब दल बदल, तो 10वीं का मतलब दल बदल का प्रावधान किया गया है। और 11वीं अनुसूची की बात करते हैं, यह पंचायतों की शक्तियों का उल्लेख है। 11वीं पंचायत की शक्तियों का उल्लेख है। और 12वीं अनुसूची के अंतर्गत जो 12वीं अनुसूची के शहरों के बारे में उल्लेख है, अर्थात नगर पालिकाओं के बारे में उल्लेख है। तो अब यह बात करते हैं, अगर आप जो ये 12 अनुसूचियाँ हैं, अगर आप थोड़ा एक दो बार अगर वीडियो देख लेते हैं तो आपको मतलब अनुसूची के बारे में पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, भ्रम मिट जाएगा। और इसी प्रकार से देखेंगे तो मतलब अनेक एग्जाम में, छोटे एग्जाम मतलब एसएससी हो गया, एनटीपीसी हो गया और इसमें रेलवे हो गया, पुलिस हो गए, इनमें मुख्य रूप से यह पूछ लिया जाता है कि जो यह अनुसूची किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, यह अनुसूची किस अंतर्गत आता है। बस ऑप्शनल क्वेश्चन मतलब छोटे एग्जाम में इसलिए पूछे जाते हैं, इसी छोटे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और मुख्य रूप से बेल आई घंटी जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे जो न्यू वीडियो अपलोड हो आपके यहाँ ज़रूर नोटिफिकेशन पहुँचे। तो बस आज इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या सुधार करना है। तो बस आज इतना ही। जय हिंद।